हम केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स जो बोर्ड के पर्सपेक्टिव में आ रहे हैं या आने वाले होंगे, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो केमिस्ट्री का है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको अगर आप एक बार भी अच्छे से ध्यान से पढ़ लिए ना, तो लगभग आपके 20 नंबर एग्ज़ाम में क्लियर हो जाएंगे। और मेरा मानिए तो 20 नंबर वैसे बहुत होते हैं, जो एक छोटे से वीडियो से आपको मतलब 20 नंबर मिल रहे हैं, तो इसमें कोई आपका नुकसान नहीं है। तो एंड तक बने रहिएगा। अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन लिख के लाया हूँ और उसके आंसर भी आपको बताऊँगा कि आंसर, इसके परफेक्ट आंसर क्या होंगे। तो लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। Why does not evolve immediately acquire a white color when coating of slaked lime is applied on it? तो इसका आंसर बहुत इजी है, 3 लाइन में हो जाएगा। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के मतलब इम्पोर्टेंट है। मतलब पहले आता होगा पेपर में वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या शॉर्ट के हैं। Evolve does not immediately acquire a white color when it is coated of a slaked lime. Slaked lime का फॉर्मूला क्या होता है? स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है। तो इसे आप याद रखिए, क्योंकि 1 या 2 नंबर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लेक्ट लाइम। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। दिस इज बिकॉज स्लेक्ट लाइम डज नॉट हैव अ कार्बन एटम टू रिएक्ट। स्लेक्ट लाइम के पास कार्बन एटम नहीं होता, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करते और ये व्हाइट कलर भी एक्वायर नहीं करते इमीडिएटली। तो आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। नेम द गैस दैट कैन बी यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ चिप्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो हम लोग 5 रुपए का चिप्स खरीदते हैं, जैसे लेज हो गया, अंकल चिप्स हो गए, वो इतने ज़्यादा दिनों तक स्टोर कैसे रहते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो उसमें कौन सी गैस होती है? उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस उसको प्रिवेंट करती है खराब होने से। तो इसमें नेम द गैस ही पूछा था, तो हमको सिर्फ गैस ही लिखना था। ये वेरी शॉर्ट का है, ये शॉर्ट का है और ये वेरी शॉर्ट का है। क्योंकि इसमें नेम पूछा है तो ये बहुत छोटा है, इसलिए वेरी शॉर्ट होगा। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे है व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट क्यों होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के? सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे। 2 or more compounds are mixed to produce a new substance in a combination reaction, whereas one material decomposes into 2 or more components in a decomposition reaction. As a result, decomposition reaction are referred to as the opposite of combination reaction. Decomposition reaction वो होता है जिसमें हम हीट अप्लाई करते हैं और कुछ जैसे रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में टुकड़े के फॉर्म में अलग हो जाते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें 2 रिएक्टेंट का हम रिएक्ट कराते हैं, मतलब 2 एटम को हम एक दूसरे के साथ, जैसे H2 + O2, ये 2 रिएक्शन 2 हो गए। इसको अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो H2O बनेगा। तो मतलब जैसे A + B फॉर्म किए AB बन गया, वैसे ही इसका रिएक्शन होता है जिसमें 1 प्रोडक्ट बने और 2 रिएक्टेंट हो, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और जिसमें 1 रिएक्टेंट हो, 2 प्रोडक्ट हो, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेम 2 सॉल्ट दैट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये 1 नंबर वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। इसका आंसर होगा सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl2 और सिल्वर ब्रोमाइड मतलब AgBr आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। मतलब कि सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। ये हो गया। अब हमारा 5th क्वेश्चन है
वाई इज respiration considered as an exothermic reaction? respiration को हम exothermic reaction क्यों कहते हैं? ठीक, अब जहाँ तक मुझे लगता है, मतलब लगता क्या है, 100% कंफर्म है, respiration में हीट इवॉल्व होती है। हीट इवॉल्व होती है तो जिस एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक का डेफिनेशन, जिस भी रिएक्शन में उसके प्रोडक्ट से हीट इवॉल्व हो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, उसके प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है, तो इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो अभी तो इसने हमको एक्सप्लेन करने को नहीं बोला था, इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। अगर एक्सप्लेन करने को बोलता तो हम लोग कहते कि व्हेन फूड एंटर्स आवर स्टोमक ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू, ऐसे मतलब बना के बताते कि उस प्रोसेस से जो हीट एनर्जी निकलती है और उसी को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर करेंगे, तो ऐसे होता है रिस्पायरेशन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये लगभग प्रीवियस ईयर में आया था। हाँ मुझे पता है, प्रीवियस ईयर में आया था। When do desert plant take up carbon dioxide and perform photosynthesis? डेजर्ट प्लांट कब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कब करते हैं? तो इसका आंसर बहुत इजी है। इन डेजर्ट प्लांट द स्टोमाटा आर ओपन एट नाइट, दे टेक CO2 एट नाइट and is stored in the form of acid and it is used during daytime for photosynthesis। मतलब कि डेजर्ट प्लांट रात को CO2 ले लेते हैं एसिड के फॉर्म में और उसको दिन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के रूप में यूज करते हैं धीरे धीरे। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे, राइट द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान रेशियो हमको बताना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। Water undergoes decomposition during electrolysis and form hydrogen and oxygen gas in the ratio of 2:1। मतलब कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो होगा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में 2:1। देखिए इसको मैंने ब्लैक पेन से किया है। ऐसे ही अगर जैसे कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखाने हों तो उसको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर जाते हैं। ये ज्यादातर रेफरेंस बुक में सबसे ऊपर ही क्वेश्चन दिया रहता है। विच बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ एल्कलीज। अब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं एल्कलीज पे। क्या सारे बेसिस एल्कलीज होते हैं या सोल्यूबल बेसिस ही एल्कलीज होते हैं? तो इसका आंसर है सोल्यूबल बेसिस आर एल्कलीज। मतलब सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होते, सिर्फ सोल्यूबल बेसिस आर एल्कलीज होते हैं। और उसका एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड शायद सॉल्युबल होगा, और वैसे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो ये एल्कली है, बेस है और सॉल्युबल है तो ये एल्कली है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मेंशनिंग फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले हमको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखना पड़ेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखने के बाद इसको हमको फिजिकल स्टेट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दर्शाना होगा या इंडिकेट करना होगा। फिजिकल स्टेट क्या होता है? फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, कि मतलब जो हम लिख रहे हैं कि जिससे हम रिएक्ट कराएंगे वो सॉलिड है कि लिक्विड है, और सॉलिड लिक्विड नहीं है तो वो क्या एक्वस है। एक्वस को हम AQ से दर्शाते हैं। एक्वस मतलब मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन। तो आइए पहले देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एसिड और बेस को हम रिएक्ट कराते हैं, तो जो उसका प्रोडक्ट बनता है उसको न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्शन फिर जो प्रोडक्ट बनता है न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट रहता है, और उसी प्रोडक्ट के प्रोसेस में जो बनते हैं प्रोसेस को उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अब एक एसिड ले लीजिए, एक एसिड मान लीजिए HCl, और एक बेस ले लीजिए, बेस मान लीजिए NaOH। बेस तो अभी पता ही था क्या होता है बेस, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। तो ये हमारा हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसकी हमको फिजिकल स्टेट लिखनी है। फिजिकल स्टेट लिखेंगे हम NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, दो चीज मिलकर बन रहे हैं तो ये एक्वस हुआ। HCl हाइड्रोजन और क्लोराइड, ये भी एक्वस हुआ।
NaCl, इसमें भी तो मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, तो ये भी एक्वस हुआ। H2O क्या है? H2O एक वाटर है, वाटर इज लिक्विड, लिक्विड के लिए हम L इंडिकेट करेंगे। इसमें हमको ये एक फ़ायदा मिलता है, जैसे अगर आपने पूरा एक रिएक्शन लिख दिया और आपने फिजिकल स्टेट नहीं लिखा, तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा ना, तो आपको यहाँ 2 नंबर की बजाय 1 नंबर देगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है। तो इसलिए फिजिकल स्टेट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट हैपन व्हेन क्लोरीन इज पास्ड ओवर स्लेक्ड लाइन एट 303 K मतलब केल्विन, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन एंड स्टेट टू यूज ऑफ प्रोडक्ट ऑक्टेन। मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हेन क्लोरीन इज पास्ड ओवर स्लेक्ड लाइन, क्लोरीन को हम जब स्लेक्ड लाइन से रिएक्ट कराएंगे 313 केल्विन टेम्परेचर पर, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसके 2 यूजेस लिखने हैं। तो और प्रोडक्ट में बनेगा क्या, तो पहले हम लिख दे रहे हैं स्लेक्ड लाइन CaOH2 जो पहले बताया था, प्लस Cl2, 313 डिग्री केल्विन पर हीट देंगे इसको। हीट देने के बाद ये बना क्या, हीट देने के बाद ये बना CaOH Cl2 मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O। अब देखिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ये हो गया एक्वस, ये हो गया, ये भी एक्वस, ये हो गया लिक्विड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर हमको मिल गया है, तो हमको जब प्रोडक्ट मिल गया है तो उसके बाद क्या लिखना था? यूजेस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन। अब उसके यूजेस लिखो। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के यूज क्या होते हैं? इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या पेपर इंडस्ट्री मतलब जहाँ पेपर बनते हैं, पेपर जहाँ बनते हैं वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। और इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है। तो ये रहे हमारे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री में, जो 95% चांस है कि यही क्वेश्चन मतलब इसी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन रिवाइज करिए और मन लगा के पढ़िए। आगे भी हमारे ऐसे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते रहेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग।